वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एआरटी। इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि एआरटी टेक्निक से बिलोंग करता है। एआरटी क्या होता है? एआरटी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या कहते हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको फर्टाइल किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया आईयूडी। आईयूडी का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या है? एक टाइप्स का कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है। बचा क्या है? जिप्ट और गिफ्ट बचा है। जिप्ट और गिफ्ट ये दोनों कैसी टेक्निक होती हैं? ये ऐसी टेक्निक होती है जिनका यूज किया जाता है जब कोई भी कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं उनको फर्टाइल करने के लिए इन दोनों टेक्निक का यूज किया जाता है। तो आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड से बिलोंग करता है, बाकी ये दो जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? एआरटी टेक्निक से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ B and C are correct. Next question is the technique called gamete intrafallopian transfer. टेक्निक जैसे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है who cannot produce an ovum, जो ओवम नहीं प्रोड्यूस करता उसके लिए टेक्निक का यूज किया जाता है। या फिर who cannot retain the fetus inside the uterus, या फिर वो लेडी यूज करती हैं जिसके यूट्रस में मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने यूट्रस में। और तीसरा ऑप्शन दिया है who cannot provide suitable environment for fertilization, या फिर वो वुमेन यूज करती हैं जिनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, या फिर ये सारी चीज जो है बिलोंग करती हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वो वुमेन यूज करती हैं जो who cannot produce an ovum, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो लेडी जो है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का यूज करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method can be used for women that can not produce ovum but can provide suitable environment। ऐसी कौन सी मेथड है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता, ऐसी वुमेन उसका यूज करती हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं बट उनको जो है उनको सुटेबल इन्वायरमेंट तो मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बट फिर भी वो ओवम नहीं प्रोड्यूस करती। मीन्स ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है और फर्टिलाइजेशन करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या आईयूडी का यूज किया जाता है। आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है, इसमें से आईयूडी नहीं होगा, बाकी हमें इन तीन में से बताना है। तो किसका यूज किया जाता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का यूज किया जाता है। ऐसी वुमेन इस टेक्निक का यूज करती हैं जो कि ओवम नहीं प्रोड्यूस करती हैं बट उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these can be used to cure infertility in couple where male partner has very low sperm count। इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है ऐसे कपल उसका यूज करते हैं जब मेल पार्टनर बहुत ही कम उसके अंदर स्पर्म का मतलब बहुत कम प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है आईयूडी। आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये नहीं होगा, बाकी हमें इन दो में से बताना है। तो बच्चा क्या? जिप्ट। अभी हमने पढ़ा जिप्ट का यूज कौन करता है? फीमेल करती हैं जब उनके अंदर ओवम नहीं प्रोड्यूस होता बट उनको इन्वायरमेंट सुटेबल मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो आईयूआई का यूज कौन करता है? मेल करते हैं इस टेक्निक का यूज जब उनके अंदर बहुत कम स्पर्म काउंट होता है, मीन्स बहुत ही कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is the method directly injecting a sperm into ovum is arrested to a reproductive technology is called। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली किससे इंजेक्ट किया जाता? ओवम से इंजेक्ट किया जाता है। जब स्पर्म को डायरेक्टली ओवम से कंबाइन किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है GIFT, दूसरा ऑप्शन है ZIFT, तीसरा ऑप्शन है ICSI, चौथा है ET। कौन सी टेक्निक का यूज किया था? ICSI टेक्निक का यूज किया जाता है। किस समय यूज किया जाता है? जब स्पर्म और ओवम को डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से इंजेक्ट कराया जाता है, तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया था? उस टेक्निक को बोला जाता है ICSI। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेक्निक होता है उसका यूज
कब मतलब कितने समय में कर लिया जाए जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। पहला ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस, 72 सब में कॉमन है, बस हमें ये देखना है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कब किया जाता है, क्या क्वार्टस के समय किया जाता है या फिर ओवुलेशन के समय किया जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन के समय किया जाता है या फिर इम्प्लांटेशन के समय किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक का यूज कब किया जाता है, जब क्वार्टस के समय, मीन्स जैसे सोशल इशू या फिर किसी रेप के कंडीशन में जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है, मीन्स क्वार्टस के समय। क्वार्टस क्या हुआ, जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है आपस में, तो रेप के कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। तो कब, अगर उसको 72 आवर्स में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक का यूज कर लेंगे तब वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? इन चार में से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको अमीनोसेंटेसिस टेक्निक जो है डिटेक्ट नहीं करता है? पहला ऑप्शन है जॉइंटिस, दूसरा जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको अमीनोसेंटेसिस टेक्निक क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। जैसे डाउन सिंड्रोम को कर लेगा, सिस्टिक फिब्रोसिस को भी कर लेगा और कलर ब्लाइंडनेस को भी कर लेगा वो डिटेक्ट। बट जॉइंटिस तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, इसका जेनेटिक से रिलेशन है ही नहीं, तो जॉइंटिस को जो अमीनोसेंटेसिस टेक्निक डिटेक्ट नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेस फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज, मतलब मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पहला ऑप्शन है बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, ये सही है। डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है, बट पीपल एजुकेट नहीं हो रहे हैं। ये सभी कारण होते हैं, ये सभी कारण जिसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? क्या ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होती है या फिर इंटरमीडिएट मतलब किसी के कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट? ये डिजीज ब्लड मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, किसी और नॉर्मल पर्सन को हम उसका ब्लड दे रहे हैं तो ये डिजीज तुरंत ट्रांसफर होगी। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसफर होती है डिजीज, और किसी भी पर्सन की फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी डिजीज ट्रांसफर होती, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये डिजीज ट्रांसफर होती। मीन्स ये तीन तरीके हैं जिसके कारण, जिसकी वजह से ये डिजीज क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो ये सारे मतलब ये सारे ट्रांसमिशन है इसके हेपेटाइटिस बी के। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो हमने इससे पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन रिसेप्टर फॉर ओपोइड आर प्रेजेंट इन। ह्यूमन बीइंग में ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है जैसे कि ड्रग जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ओपोइड हो गया, कैनाबिनॉइड हो गया और कोका एल्कलॉइड हो गया। इन सब का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, और ये जैसे ही बॉडी में इंटर करते हैं तो अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओपोइड का रिसेप्टर हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे ही ओपोइड बॉडी में इंटर करता है तो हमारे सीएनएस से और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों के रिसेप्टर से ये जाके बाइंड करता है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर इज। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है एक्टिवेट करने के लिए? किसको एक्टिवेट करने के लिए? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो ट्यूमर सेल को क्या करे? डिस्ट्रॉय करते। मींस हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको दिया जाता है बॉडी में ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, और वो हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा, मीन जो हमने सब्सटेंस दिए हैं उसको एक्टिवेट करेगा, और इससे क्या होगा? ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है क्या हिस्टामाइन का यूज किया जाता है, या फिर इंटरल्यूकिन का यूज किया जाता है, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का यूज किया जाता है।
अल्फा इंटरफेरॉन, बुक में 2 जगह पे इंटरफेरॉन की बात की गई, बट यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन सेल्स, मींस ऐसी सेल्स जिसपे वायरस आके अटैक करते हैं उनसे प्रिवेंट करता है इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है इसका यूज किया जाता है, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, जिसका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following approaches are used for the treatment of cancer? इन 4 में से ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या इम्यून थेरेपी का यूज किया जाता है? इम्यून थेरेपी का भी यूज किया जाता है इसमें, मतलब अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर सेल को, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो सके। और सर्जरी का भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। मींस इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन सारी टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। केमिकल कार्सिनोजेन किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है, क्या ये स्किन कैंसर कॉज करता है, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है, या फिर स्टमक कैंसर कॉज करता है, या फिर ये लंग कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन जो प्रेजेंट होता है टोबैको के स्मोक में, ये कौन सा कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। टोबैको को जो भी पर्सन टोबैको का यूज करते हैं उसमें कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, कार्सिनोजेन केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो किस टाइप के कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज, किसी भी पर्सन को ल्यूकेमिया डिजीज हुआ है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू, क्या एडिपोज टिश्यू में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लाज्मा की सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं, या फिर जो है मेलेनोसाइट जो है इसके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर WBC इंक्रीज हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे हम कॉमनली ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following day is celebrated as World AIDS Day? इन 4 में से इन 4 ऑप्शन में कुछ डेज के नाम लिखे गए हैं, हमें ये बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 31 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 दिसंबर को किया जाता है, या फिर 31 दिसंबर को किया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज 1 दिसंबर। सो द करेक्ट आंसर इज C. Next question is, which of these gland is large at the time of birth? इन 4 में से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बर्थ के समय उसकी साइज कैसी होती है, लार्ज होती है, बट जैसे जैसे पर्सन एडल्ट होते जाता है उसकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे स्मॉल साइज की हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया एडिनल, तीसरा ऑप्शन है थाइमस, और चौथा स्प्लीन। थाइमस की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है, और जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है उसके। क्योंकि जो थाइमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द पर्पस ऑफ टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सी ग्लैंड की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और एडल्ट में उसकी साइज धीरे धीरे स्मॉल हो जाती है, दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, which of the following cell actively participate during allergy? इन 4 में से ऐसी कौन सी सेल है जो कि एलर्जी में पार्टिसिपेशन करती है? पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है लीवर सेल, तीसरा है मास्ट सेल, और चौथा है रेड ब्लड सेल।
मास्ट सेल किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस कंडीशन में? ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के कंडीशन में हमारी कौन सी सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं? दैट इज मास्ट सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।